नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक पंक्ति बस आज अचानक से फिर से याद आ गई है कि पंख है, परवाज भी है, उड़ने की चाहत भी है, बस इन्हें चाहिए एक उन्मुक्त आकाश। दरअसल ये उन्मुक्त आकाश जापान और भारत ने अपनी दोस्ती के जरिए प्राप्त कर लिया है। असैन्य परमाणु करार और बुलेट प्रूफ की ट्रेन की रफ्तार ने सीधे तौर पर उस इबारत की भूमिका लिख दी है जो आने वाले वक्त में भारत को विश्व गुरु बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। एक बड़ी तस्वीर आएगी, एक बड़ी कैनवास पर भारत की नई तस्वीर उभरने वाली है और हम और आप इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि एक देश ऐसा भी है जिसे इस दोस्ती से सबसे ज्यादा और बड़ा आघात पहुंचा है। सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं चीन की, जो पूरी तरीके से बौखला गया है, तिलमिला गया है, क्योंकि जिस बुलेट ट्रेन के करार की जिसे उम्मीद थी, जिस चीन को वो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फेरते हुए भारत ने जापान पर अपना भरोसा जताया है, उस पुरानी दोस्ती पर अपना भरोसा जताया है। और यही वजह है कि चीन इस पूरे प्रकरण से बौखलाया हुआ है। आज हम इस पूरे मसले को थोड़ा विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये दोस्ती आने वाले समय में भारत के लिए एक नई इबारत गढ़ेगी और चीन को हमने किस तरीके से अब शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। इसी मसले पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी आपके बीच रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि आखिर ये दोस्ती कहां तक जाने वाली है और चीन को कितनी बड़ी चोट पहुंची है इस दोस्ती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का शनिवार को आखिरी दिन रहा। शनिवार को पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ टोक्यो से शिंकनसेन बुलेट ट्रेन में सवार होकर कोबे पहुंचे। मोदी द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान में मौजूद थे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके कहा, भारत जापान के बीच संबंधों में गति आई है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में सवार होने के लिए टोक्यो स्टेशन पहुंचे। 1964 में बुलेट ट्रेन शुरू की गई थी। बुलेट ट्रेन से जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला था। शिंकानसेन ट्रेन की रफ्तार 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। अगले साल मुंबई अहमदाबाद ट्रेन परियोजना की रख सकते हैं नींव। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे में भी समान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। 2023 तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो जाएगी। जापान 2018 से भारत में बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाना शुरू कर देगा। जो भी हो, भारतीयों के संबोधन में पीएम ने दोनों के बीच रिश्तों के साथ भारत की भावी अर्थनीति की ओर भी संकेत दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच आयोजित यहां वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद दोनों देशों ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। Today's signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. Cooperation in this field will help us combat the challenge of climate change. I also acknowledge the special significance that such an agreement has for Japan. जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी गैर एनपीटी देश के साथ इस तरह का रणनीतिक करार किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने करीब 10 अन्य करारों पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी पीएम शिंजो आबे के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक करार पर औपचारिक मुहर लगाई। पिछले साल दिसंबर में आबे की भारत यात्रा के समय ही दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति जताई थी। परमाणु ऊर्जा बाजार में जापान एक प्रमुख देश है। ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील से भारत में जापान से परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए ईंधन, उपकरण और प्रौद्योगिकी हासिल करने का रास्ता खुल गया है। इसलिए करार होने से अमेरिका स्थित परमाणु संयंत्रों के निर्माताओं वेस्टिंग्स हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और जीई एनर्जी इंक के लिए भारत में परमाणु संयंत्र लगाना अब और आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का जापान में निवेश है। इसके साथ ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता की कोशिश में भी भारत को बल मिला है। भारत और जापान की मित्रता से चीन तिलमिलाया हुआ है।
भारत को जापान से परमाणु तकनीक मिलने से भारत की परमाणु ताकत को बल मिलेगा। मतलब साफ है, ड्रैगन चाहे जितना तिल मिलाए, भारत आगे बढ़ता रहेगा, वो भी अपनी ताकत और रणनीतिक सहयोगियों का साथ लेकर। ये काम आसानी से हो पाएगा क्योंकि पीएम और शिंजो आबे की व्यक्तिगत दोस्ती जग जाहिर है। अगर दो दोस्तों का इरादा पक्का है तो फिर उनकी उन्मुक्त उड़ान को कौन रोक पाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो ये दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी और ये इबारत लिखते लिखते भारत विश्व गुरु के रूप में हमारे बीच होगा और भी तमाम तरीके से हमारे जो दुश्मन हैं उन्हें बहुत तरीके से आघात भी पहुंचा है, बहुत तरीके से उनकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। किस तरीके से अब उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और उनकी तरफ से दी जाने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कितना तैयार हैं, इस महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ रहे हैं। वेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सा सवाल होगा, एक नई इबारत लिखी गई है जापान और भारत के बीच में, जो ये करार हुआ है, जो ये दोस्ती की तस्वीर हम सामने देख रहे हैं, कहां तक जाएगी ये दोस्ती और भारत के लिए किस तरीके से लिया जाए इस दोस्ती को? देखिए, जापान और भारत के बीच में 10 समझौते हुए हैं के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समझौता परमाणु समझौता है। 6 साल से ये समझौता लटक रहा था। उसका कारण ये था कि जापान का हम ये उनको आश्वासन दें कि आइंदा हम कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। भारत ने के साथ परमाणु संपर्क में किया। जापान एकमात्र देश है जिस पर परमाणु बम चलाया था और जिसने स्वयं महान परमाणु शक्ति होने के बावजूद आज तक एक भी परमाणु हथियार नहीं बनाया और उस सत्य का कोई सत्य नहीं किया। इसलिए भारत ने उनके आग्रह को मान लिया और भारत के इस आग्रह के मानने के इतने फायदे हैं कि उनको गिनाना मुश्किल है। फिर भी मैं कह सकता हूँ मोटे तौर पर कि सबसे बड़ी बात भारत को जापान की शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की अद्भुत तकनीक, सस्ती और बढ़िया, वो मिलेगी। इसके अलावा जापान का $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। और तीसरा, चाबहार का एयरपोर्ट, चाबहार का बंदरगाह बनाने में जापान मदद करेगा। पाक और चीन की जी। चलिए, वेद प्रताप जी की आवाज़ मुझे लगता है शायद थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जापान ने अपने पारंपरिक रुख से, जो एक कड़ा रुख था, उससे अलग हटकर इस समझौते पर करार किया है क्योंकि जापान भी ये समझता है कि भारत एक गंभीर देश है और जब गंभीर देश है तो चीज़ों को अपनी गंभीरता के साथ ही आगे बढ़ाएगा। और जापान ये भी जानता है कि भारत के साथ दोस्ती करने पर उससे चीन का जो कहीं ना कहीं से आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, दक्षिण चीन सागर पे जो आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने में भी एक बड़ी मदद मिलने वाली है। मैं इस वक्त रुख करना चाहूंगी न्यूज रूम का। इस वक्त हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं, हम असैन्य परमाणु करार से लेकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार तक आ रहे हैं। एक बहुत खास बात जो वजह है कि जापान अभी तक बीते 6 सालों से हमने देखा बातचीत चल रही थी। 2008 में बात शुरू हुई लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अपने पारंपरिक रुख से अलग हटकर आज जापान इस पर यस बोलता है। तो इस यस के पीछे, इस हाँ के पीछे एक बड़ी वजह क्या देखी जाए जापान के परिप्रेक्ष्य में? सवाल किया लावनी आपने। वास्तव में जो एक रणनीतिक माहौल है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें जापान, अमेरिका, भारत और यूरोप में ब्रिटेन, ये ऐसे देश हैं जिनकी ताकत और जिनके बल पर कोई भी दिशा निर्धारित होगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से, इसे आप संयोग कह सकती हैं, कि जिस तरह की अर्थ क्रांति करके प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और शिंजो आबे से उन्होंने मुलाकात की है और जैसा उन्होंने संकेत दिया है कि भारत आर्थिक प्रगति की राह पर है
और आर्थिक विकास में जो कुछ भी बाधा है, काला धन, पूरे विश्व में यह विख्यात था कि भारत में काला धन एक बड़ी समस्या है। काला धन एक देश की ही समस्या नहीं है, उससे देश की इमेज खराब होती है और वो देश की प्रगति, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी पर चोट करने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और एनपीटी पर साइन किए हुए बगैर देश का तमगा हासिल करने के बाद असैन्य परमाणु करार करते हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। साथ ही जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का है, उसमें भी समझौता हो जाता है और बुलेट ट्रेन 2018 से शुरू हो जाता है। इसका यह मतलब है कि भारत ये संकेत देना चाहता है कि कहीं न कहीं आर्थिक प्रगति के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसके लिए भारत तैयारी कर ही नहीं चुका है, उसमें कदम आगे बढ़ा चुका है। ऐसे में और वैसे भी जब जापान की बात आती है, जापान और चीन में अगर चुनने की बात आती है, तो जापान क्वालिटी में सबसे पहले होता है। भले ही वहाँ की टेक्नोलॉजी महंगी हो, भले ही वहाँ पर मैन पावर जो है वो महंगी हो, लेकिन भारत ये जानता है कि क्वालिटी के नज़रिए से भी जापान ज़्यादा भरोसेमंद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, हम उन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं।